यह बात है 1985 की, जब एक कमांडर की तैनाती होती है जिसका नाम अरुण यादव होता है। अरुण यादव जैसे ही अपने सरकारी बंगले में जाता है तो जाने के बाद कहता है मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। उससे पूछा जाता है क्यों नहीं रह पाओगे। वह कहते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं। उन्होंने जैसे ही अपनी बात बड़े अधिकारियों से पहुंचाई तो उनका बंगला खाली करा दिया गया। उनके बाद फिर दूसरे कमांडर की एंट्री होती है तो दूसरे कमांडर ने भी यही कहा कि यहाँ पर भूत रहते हैं। अब उस सरकारी बंगले को लोग सरकारी बंगले के नाम से कम जानते थे, भूत बंगले के नाम से ज्यादा जानने लगे। सरकार ने उस बंगले को तुड़वाकर उसकी खुदाई जब कराते हैं तो उसमें 4 लाशें निकलती हैं और जैसे ही 4 लाशों की बात सामने आती है तो मामले की जांच पड़ताल की जाती है और पता चलता है कि एक कमांडर ने यह चारों कत्ल किए थे। जैसे ही इस मामले की सुनवाई होती है तो उसके बाद कमांडर को यह सजा सुनाई जाती है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए। आज कहानी उस बंगले की है, आज कहानी उस कमांडर की है। आखिर पूरा मामला क्या था, इस पर एक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। कर्नाटक के एक जिला जसवंतपुर की। दरअसल यह सच्ची घटना एक पुलिस वाले की है जो अपनी बहन को तलाश कर रहा था। कभी इस शहर तो कभी उस शहर लगातार दौड़ रहा था। लोगों के पास जाता था और जाकर यही बोलता था कि मेरी बहन और 3 भांजी, दरअसल वो मिल नहीं रहे हैं। आखिर करूँ तो करूँ क्या करूँ। पुलिस वाले जैसे ही अपने मुखबिर लगाए हुए थे, मुखबिर से सूचना मिलती है कि कलानौर में एक नरसापुर है और उसी का एक बड़ा ही मशहूर, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम बिन्ना खेड़ी है। बिन्ना खेड़ी में पारस होटल नाम का एक कमरा नंबर 3 है, वहां पर आपको जाना चाहिए। जैसे ही पुलिस वाले को ये सटीक जानकारी मिलती है तो वो पुलिस वाला 5 अक्टूबर 1985 को कई पुलिस वालों के साथ जब जाता है तो पारस होटल के कमरा नंबर 3 का दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा खटखटाने के बाद एक बूढ़ा आदमी उसमें से बाहर निकलता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी निकलता है तो पुलिस वाला कहता है कि यह मेरा बहनोई है, इसको मैं कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ते हैं और उससे बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद उससे बस एक ही बात, एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो मेरी बहन है पूजा, वो कहाँ है? जो मेरी भांजी पूनम, नीलम, रेशमा, ये कहाँ है? बस इनके बारे में बता दो। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तुमसे कोई फसाद नहीं है। उस पुलिस वाले ने बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से पूछा। दरअसल वो आदमी जिससे पूछा जा रहा था, उस आदमी का नाम जोगिंदर सिंह था, जिसकी हाल ही में कुछ दिन पहले ही रिटायर हो चुका था क्योंकि जसवंतपुर जिले में उसकी पोस्टिंग थी कमांडर के रूप में। अब फिलहाल तो वो रिटायर हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले फिर भी कमांडर साहब की वजह से बड़ी ही इज्जत से पेश आ रहे थे। जब जब कमांडर साहब से पूछा जा रहा था कि ये चारों लोग गायब हैं, यानी कि 4 महिला जो गायब है, इनके बारे में जो जानकारी आपके पास है वो बता दो। वह कहते थे कि दिल्ली में मेरा एक भाई है, ये चारों के चारों उन्हीं के पास है। अब पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की आखिर दिल्ली में कोई भाई है भी या नहीं, या वैसे ही, पर जब पता करने की कोशिश की, तारवार भेजे गए। बहुत मुश्किलों के बाद वहां से पता चला कि यहाँ तो कोई महिला आई नहीं है जो कमांडर के परिवार से बिलोंग करती हो। इतना सुनते ही पुलिस वालों ने कमांडर को अपनी हिरासत में ले लिया और थाना ले जाने की बात करने लगे। कमांडर कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बदल कर अंदर से आ रहा हूँ, जैसे ही मैं कपड़े बदल के आऊँगा आप मुझे यहाँ से आराम से ले जाना। जैसे ही कमांडर कमरे के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद कपड़े बदलने में काफी वक्त लग जाता है, यानी कि 5-7 मिनट से ज्यादा जब वक्त लग जाता है तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कमांडर यहाँ से भाग जाए। जैसे ही अंदर जाकर उनका जो साला होता है पुलिस वाला, वो जाकर देखता है तो कमरे के अंदर कमांडर बेड पर पड़े हुए थे और उन्होंने अपने पेट में खुद से ही चाकू मारा हुआ था। बहुत गहरा जख्म था। उन्होंने इमरजेंसी में ही वहां से उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और अभी उन्हें ठीक से होश भी नहीं था, बोलने की स्थिति में नहीं थे। और इसी बीच में उनके कमरे की तलाशी ली जाती है।
कमरे की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है और उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ होता है, पूजा, पूनम, नीलम, रेशमा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो मैं जीकर क्या करूंगा। जैसे यह बात लिखी हुई देखी तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस इस चक्कर में लग जाती है कि आखिर जब यह नहीं है तो फिर कौन है और इनकी लाश कहाँ है। बस यही पुलिस पता निकालने की कोशिश कर रही थी। यही वो पुलिस वाला भी पता निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसमें उसकी बहन और 3 भांजी थी। उनके बारे में जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से जब कमांडर से पूछती है तो कमांडर आंखें टूट जाते हैं और कमांडर ने कह दिया कि वो सरकारी बंगले के अंदर उनकी लाश दबी हुई है। सबसे पहले पुलिस के सामने यही बड़ा सवाल था कि एक बुजुर्ग कमांडर आखिर खड्डा खोद के उन्हें दबा कैसे सकता है। आखिर पुलिस ने जांच के बारे में सोचा। उन्होंने कहा पहले लाशें देखते हैं। 7 अगस्त 1985 को जब उस बंगले के अंदर अलग अलग खड्डे खुदवाए गए तो खड्डों के अंदर 4 के 4 लाशें निकल आती हैं। उनकी जब पहचान कराई जाती है तो उनकी सही से पहचान नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लाशें काफी गल चुकी थी और उनके कपड़ों से और उनकी लंबाई से आखिर उन्हें पहचान लिया जाता है। और चारों की चारों लाशें होती हैं दरअसल जो पुलिस वाला होता है उसकी बहन यानी कि पूजा। उसकी 3 बेटियां होती है। सबसे बड़ी बेटी का नाम पूनम कुमारी और दूसरी बेटी का नाम लीलम और तीसरी बेटी जो होती है उसका नाम होता है रेशमा। इन चारों की लाशें मिल जाती है। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आखिरकार ये खड्डा कैसे खोदा गया, क्यों हत्या की गई, कई तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब में जुट जाती है। पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो पूछताछ करने पर पता चलता है कि 2 खड्डे खोदे गए थे और 2 खड्डे भी सरकारी अधिकारी यानी कि जो उनके साथ जुड़े हुए चपरासी थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके लिए खाना बनाते थे, उन्हीं से ही कमांडर साहब ने गहरे गहरे खड्डे खुदवा लिए थे ताकि वह उसमें कुछ काम कर सके, फूलों की खेती कर सके। इस तरह के कोई बहाने लिए गए और जब तक कमांडर साहब नहीं कहते थे कि रुक जाओ तब तक उन चपरासियों की हिम्मत नहीं होती थी कि कमांडर से ये कह दे कि रुक जाते हैं, काफी खोद दिए हैं। इसी वजह से उन्हें काफी गहरे खड्डे खोद दिए थे। पता चलता है जबकि पुलिस जांच कर रही थी 11 फरवरी 1985 को यह कमांडर और उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी यह तीनों साथ थे। 11 फरवरी 1985 की सुबह के समय तक देखी गई थी, इसके बाद कभी देखी नहीं गई थी, क्योंकि जब उनके चपरासी से और बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो बाकी 2 बेटियां के बारे में पूछा तो पता चलता है कि वह तो यहाँ रहती ही नहीं थी, वह गुवाहाटी में रहती थी, वहां पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस कमांडर ने उन दोनों बेटियों को भी धोखे से बुलवाकर और उनको 24 फरवरी 1985 तक देखा गया था, उसके बाद नहीं देखा गया। यानी कि पहले जो पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी वह 11 फरवरी को उनके सब दफना दिए गए थे। साथ ही 24 फरवरी 1985 को जो दोनों छोटी बेटियां थी उन दोनों की लाश दफना दी गई थी। खड्डा तो खुदवाया गया था कर्मचारियों से फूलों की खेती करने के बहाने से, लेकिन खड्डा बंद करने में उनकी खुद की भूमिका रही थी। बंद करते समय इन कर्मचारियों ने देखा था कि कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े उन कर्मचारियों ने धोए थे। मंगेश कुमार नाम का एक लड़का था, उसकी भी हत्याकांड में पूरी भूमिका रही थी। पुलिस ने इस मामले में बड़ी ईमानदारी के साथ जांच की और एक छोटे से छोटे पहलू पर इसमें सबूत जुटाने की कोशिश की। लगभग 55 ऐसे गवाह मिलते हैं जो कमांडर साहब के खिलाफ जाते हैं। जब इन 55 गवाहों से गवाही दिलवाई जाती है तो अदालत में जज साहब पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है तो कटघरे में खड़े होने के बाद कमांडर साहब जिसका नाम होता है जोगिंदर सिंह, वह जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करते हैं। उसके बाद केस की सुनवाई होती है तो उन्हें देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल ठीक है और इनका जो मानसिक संतुलन है पूरी तरह से ठीक है। हालांकि इस केस की सुनवाई से पहले उन्होंने एक बार फिर से अपनी जिंदगी की लीला को खत्म करने की कोशिश की थी और इसीलिए उन्हें हर वक्त सुरक्षा की श्रेणी में रखा जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि कमांडर साहब के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। जब अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पूरी होने के बाद लगभग 1 साल तक इस केस की लगातार सुनवाई हुई
और सुनवाई के बाद कमांडर साहब यानी कि जोगिंदर सिंह को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया और कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर जब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए। 55 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, कुछ वक्त बीत जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में अगर अपील की जाए तो शायद यहाँ से कुछ सजा कम हो सकती है। इसके बाद कमांडर जोगिंदर सिंह हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और हाई कोर्ट की शरण में जाने के बाद अपील करते हैं और कहते हैं कि साहब मेरी सजा को कुछ कम कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा और सबूतों के अभाव के चलते इनका जो साथी होता है जिसका नाम मंगेश कुमार होता है, बिना सबूतों की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और कमांडर इसमें मुख्य आरोपी होते हैं। हाई कोर्ट में भी जाते हैं लेकिन हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलती। इसके बाद जज साहब रुक करते हैं यानी कि इस मामले की सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के बाद कई तारीखें पड़ती है, तारीखें लगातार पड़ती रहती थी और वह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। भारत के इतिहास का सबसे पहला ऐसा कमांडर है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है और वह कमांडर अपनी जिंदगी बचाने के लिए लगातार अपील पर अपील कर रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सजा को बरकरार रखता है और कहता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण न निकल जाए। आखिरकार कमांडर को एक और आखिरी रास्ता नजर आ रहा था। राष्ट्रपति के यहाँ अपील करके उनकी सजा कुछ कम हो सकती है। जब राष्ट्रपति ने पूरे मामले की सुनवाई की, देखा और देखने के बाद उससे यही जानने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार उन्होंने हत्या क्यों की, लेकिन जहां तक विवाद पहुंचते थे कमांडर ने कभी अपना मुंह नहीं खोला कि अपनी 3 बेटे और पत्नी की हत्या आखिर क्यों की थी, इसके पीछे की क्या वजह रही थी। फिर राष्ट्रपति ने भी उनकी जो सजा थी उसको बरकरार रखा और 15 फरवरी साल 1990 को यह तारीख तय कर दी गई थी कि इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके लिए कर्नाटक का ही एक जिला जोरहाट और जोरहाट के ही एक जेल और उसी जेल के अंदर उनकी फांसी की तैयारी की जाती है और फांसी की तैयारी करने के बाद इनसे आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है। आखिरी ख्वाहिश तो खैर यह है कुछ भी नहीं बताते, लेकिन यह बात उनसे फिर से पूछने के लिए वो आता है। जो उनका साला होता है वो इनसे सवाल करता है कि कम से कम इतना तो बता दो कि तुमने मेरी 3 भांजी और बहन की हत्या क्यों की थी, बस मैं यही जवाब जानना चाहता हूँ। लेकिन कमांडर ने मरते मरते भी अपनी इन 4 जो हत्याएं की थी उनके पीछे की वजह का कभी खुलासा नहीं किया और यह राज हमेशा हमेशा के लिए उस कमांडर के साथ दफन होकर रह गया। और फिलहाल यह बताया जाता है कि इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी कमांडर को हत्या के लिए फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनने का उद्देश्य किसी की निजी जिंदगी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।